दोस्तों, नेपाल पर इस वक्त सिर्फ एक नहीं बल्कि दो ऐसे संकट मंडरा रहे हैं जिनकी आहट ने काठमांडू की सत्ता से लेकर बाजारों तक हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर वित्तीय निगरानी संस्था FATF नेपाल को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दे रही है, तो दूसरी तरफ भारत के एक फैसले ने नेपाल की फैक्ट्रियों, व्यापारियों और आम लोगों की नींद उड़ा दी है। सवाल अब सिर्फ आर्थिक संकट का नहीं है, सवाल यह है कि क्या नेपाल आने वाले महीनों में ऐसी दोहरी मार झेलने वाला है जिससे उसकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने नेपाल को साफ संकेत दे दिया है कि अगर उसने अगले 4 महीनों में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग पर कड़ी कार्रवाई नहीं दिखाई तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। FATF की क्षेत्रीय शाखा एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG ने नेपाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब समय बहुत कम बचा है और सितंबर 2026 में होने वाली निर्णायक समीक्षा से पहले नेपाल को जमीन पर ठोस नतीजे दिखाने होंगे। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि APG ने अपने सबसे अनुभवी अधिकारियों में गिने जाने वाले डेविड शैनन को सीधे काठमांडू भेजा। पिछले 2 दशकों से FATF की जांच प्रक्रियाओं में शामिल रहे शैनन का खुद नेपाल पहुंचना यह बताता है कि दुनिया अब नेपाल की वित्तीय व्यवस्था पर शक की नजर से देखने लगी है। काठमांडू में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, पुलिस और सेना तक के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर चला, लेकिन इन बैठकों में APG अधिकारियों ने नेपाल की कोशिशों पर संतोष जताने के बजाय बेहद कड़ी नाराजगी दिखाई। नेपाल पहले ही फरवरी 2025 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। उसे 15 बड़े सुधार लागू करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन अब तक की प्रगति को बेहद निराशाजनक बताया गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि नेपाल अब तक मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामलों में ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। रियल एस्टेट, कैसीनो, सहकारी समितियों और सोने चांदी के कारोबार जैसे क्षेत्रों में अवैध पैसों का खेल लगातार बढ़ता गया, लेकिन जांच एजेंसियां कमजोर साबित हुई। नेपाल सरकार अपनी कमजोरी का कारण लगातार बदलती सरकारों और राजनीतिक अस्थिरता को बता रही है, लेकिन FATF अब बहानों के मूड में नहीं दिख रहा। अगर नेपाल ब्लैक लिस्ट हो गया तो वहां से दूरी बना सकते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाले कर्ज मुश्किल हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बैंक नेपाल के साथ लेन देन में सख्ती बढ़ा देंगे और देश की आर्थिक साख को जबरदस्त झटका लग सकता है। लेकिन इसी बीच नेपाल पर दूसरा बड़ा संकट भी तेजी से गहराता दिखाई दे रहा है। भारत ने 30 सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर रोक लगा दी है और इस फैसले ने नेपाल के उद्योग जगत में डर फैला दिया है। नेपाल अपनी जरूरत की पूरी चीनी खुद पैदा नहीं करता और उसे हर साल बड़ी मात्रा में भारत से चीनी आयात करनी पड़ती है। अब अगर भारत का प्रतिबंध लंबा चला तो नेपाल के कई उद्योगों पर सीधा असर पड़ सकता है। नेपाल के व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल बाजार में स्टॉक मौजूद है, लेकिन अगले कुछ महीनों में हालात बदल सकते हैं। खासकर जूस, बिस्किट, चॉकलेट और कन्फेक्शनरी बनाने वाली फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि इन उद्योगों की रीढ़ ही चीनी है। नेपाल की सालाना मांग लगभग 2.5 लाख टन बताई जाती है, जबकि घरेलू उत्पादन सिर्फ 1.5 लाख टन के आसपास है। यानी हर साल करीब 1 लाख टन चीनी बाहर से लानी ही पड़ती है और उसका सबसे बड़ा स्रोत भारत रहा है। भारत ने घरेलू बाजार में कीमतें नियंत्रित रखने और महंगाई को काबू में रखने के लिए यह फैसला लिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत अपने बाजार को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन इस कदम का सीधा असर नेपाल जैसे पड़ोसी देशों पर पड़ रहा है। अब सबसे दिलचस्प और खतरनाक बात यह है कि ये दोनों संकट अलग अलग नहीं पर दिख रहे। अगर FATF की कार्रवाई के कारण नेपाल की वित्तीय व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है और उसी समय भारत से चीनी सप्लाई भी प्रभावित रहती है, तो नेपाल के लिए आयात करना और महंगा हो सकता है। विदेशी बैंक पहले ही सतर्क हो जाएंगे, डॉलर में भुगतान मुश्किल होगा और उद्योगों की लागत तेजी से बढ़ सकती है। इसका असर सीधे नेपाली बाजारों में महंगाई, फैक्ट्री बंद होने और बेरोजगारी के रूप में दिखाई दे सकता है। काठमांडू में अब डर सिर्फ चीनी की कमी का नहीं है, डर इस बात का है कि कहीं नेपाल एक ऐसे आर्थिक भंवर में न फंस जाए जहां बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाए। आने वाले 4 महीने नेपाल के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। अगर सरकार ने तेजी से सुधार नहीं किए और भारत का प्रतिबंध भी जारी रहा तो नेपाल की अर्थव्यवस्था पर ऐसा दबाव बन सकता है जिसे संभालना आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या नेपाल वक्त रहते खुद को बचा पाएगा या फिर दुनिया जल्द ही उसे उन देशों की कतार में खड़ा देखेगी जिनकी अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भरोसा टूट चुका है। नेपाल इस वक्त सिर्फ आर्थिक संकट से नहीं लड़ रहा,
बल्कि वह भरोसे के संकट में फंसता जा रहा है। और किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक वही दौर होता है जब दुनिया उसकी नीयत और उसकी व्यवस्था दोनों पर शक करने लगे। यही वजह है कि आने वाले महीनों को शक में नेपाल के अंदर एक ऐसा बदलाव दिखाई दे सकता है जो सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीति, समाज और विदेश नीति तक असर डालेगा। सबसे पहले असर नेपाल के आम लोगों की सोच पर पड़ सकता है। अभी तक लोग इन खबरों को सिर्फ सरकारी समस्या समझ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बाजार में महंगाई बढ़ेगी और उद्योगों पर दबाव आएगा, वैसे वैसे जनता का गुस्सा भी बढ़ेगा। नेपाल में पहले भी आर्थिक मुद्दों ने सरकारें गिराई हैं और इस बार हालात ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि संकट बाहर से भी आ रहा है और अंदर से भी। अगर फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हुआ, नौकरियां घटी और विदेशी निवेश रुकने लगा, तो नेपाल की राजनीति में भारी उथल पुथल देखी जा सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि फेट एटीएफ का दबाव सिर्फ पैसों का मामला नहीं होता, इसके पीछे दुनिया की बड़ी ताकतों की रणनीति भी छिपी रहती है। जब कोई देश ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट के करीब पहुंचता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वहां कदम रखने से डरने लगती हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में नेपाल में बड़े प्रोजेक्ट धीमे पड़ सकते हैं। सड़कें, ऊर्जा और पर्यटन जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर टिका है, और अगर दुनिया को यह संदेश गया कि नेपाल की वित्तीय व्यवस्था संदिग्ध है, तो विदेशी पर्यटक और निवेशक दोनों दूरी बना सकते हैं। लेकिन असली खेल यहाँ भारत के फैसले से जुड़ता है। नेपाल सालों से भारत पर व्यापार और सप्लाई के लिए निर्भर रहा है। अब अगर चीनी संकट गहराता है, तो नेपाल मजबूरी में दूसरे देशों की तरफ देखने लगेगा। संभव है कि चीन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करे और नेपाल को वैकल्पिक सप्लाई देने का प्रस्ताव रखे। लेकिन यहाँ एक बड़ी मुश्किल है, चीन से सामान लाना नेपाल के लिए महंगा और धीमा पड़ सकता है। हिमालयी रास्तों और सीमित लॉजिस्टिक्स के कारण लागत बहुत बढ़ जाएगी। इसका असर सीधे नेपाली जनता की जेब पर पड़ेगा। आने वाले समय में नेपाल में एक नया ब्लैक मार्केट नेटवर्क भी तेजी से बढ़ सकता है। जब किसी जरूरी चीज की कमी होने का लगती है, तो सीमा पार तस्करी बढ़ती है। भारत नेपाल खुली सीमा पहले से ही कई तरह के अनौपचारिक व्यापार का रास्ता रही है। अगर चीनी की कमी बढ़ी, तो अवैध तरीके से सामान नेपाल पहुंचने लगेगा, और यही चीज एफएटीएफ की चिंताओं को और बढ़ा सकती है। यानी एक संकट दूसरे संकट को और बड़ा बना सकता है। सबसे बड़ा खतरा नेपाल के बैंकिंग सेक्टर पर मंडरा सकता है। अगर एफएटीएफ ने सख्ती बढ़ाई, तो विदेशी बैंक नेपाली बैंकों के साथ लेन देन सीमित कर सकते हैं। इससे नेपाल के व्यापारियों को डॉलर में भुगतान करने में मुश्किल होगी। फिर आयात महंगा होगा, फिर बाजार में चीजें महंगी होंगी, और फिर जनता पर दबाव बढ़ेगा। यही वो चक्र है जो कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन इस पूरे संकट में भारत की भूमिका भी बेहद अहम रहने वाली है। भारत चाहे तो नेपाल को राहत देने के लिए सीमित सप्लाई या विशेष व्यापार व्यवस्था बना सकता है, क्योंकि भारत जानता है कि आर्थिक रूप से कमजोर नेपाल क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा सकता है। इसीलिए आने वाले महीनों में दिल्ली और काठमांडू के बीच पर्दे के पीछे बड़ी बातचीत हो सकती है। संभव है कि इसी में नेपाल एफटीएफ के दबाव से बचने के लिए भारत से तकनीकी और वित्तीय सहयोग भी मांगे। और अगर नेपाल समय रहते नहीं संभला, तो सबसे बड़ा बदलाव उसके युवाओं में दिखेगा। बेरोजगारी बढ़ने पर बड़ी संख्या में नेपाली युवा विदेशों की तरफ पलायन कर सकते हैं। इससे देश के अंदर काम करने वाली युवा शक्ति कमजोर होगी और नेपाल लंबे समय तक आर्थिक निर्भरता के जाल में फंस सकता है।